5th गियर में चलने लग रहा हूँ और 4000 आरपीएम भी पूरे नहीं है, बाइक में जर्किंग नहीं है, ठीक चल रही है बाइक। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे आशीष भाई ने ड्यूक 390 क्यों सिलेक्ट की, हालांकि उनके पास निंजा 300 का भी ऑप्शन था। सो बहुत दिनों से सोच रहा था भाई एक KTM ड्यूक 390 BS6 के टेस्ट राइड रिव्यू पे एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन बाइक भाई अवेलेबल नहीं थी। वैसे तो एक बाइक थी हमारे ग्रुप के अंदर ड्यूक 390 BS6 हमारे अस्मित भाई पे, लेकिन अस्मित भाई का घर जो था मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए कभी जाना नहीं हो पाया, तो वीडियो भी नहीं बन पाई। उसके बाद अस्मित भाई ने हमारे वो बाइक सेल आउट कर दी, तो फिर हमने सोचा कि यार जब कोई ड्यूक 390 हमारे ग्रुप के अंदर आएगी BS6 मॉडल, तब एक टेस्ट राइड रिव्यू करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने भाई एक RC 390 का टेस्ट राइड रिव्यू किया था, मतलब कि RC 390 BS6 2022 मॉडल थी जिसका हमने रिव्यू किया था, तो वो बाइक हमें काफ़ी पसंद आई थी। तो हमने सोचा यार ड्यूक 390 पे भी एक रिव्यू बनाया जाए। तो इस बाइक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइक अभी 15 दिन पहले परचेज़ करी है हमारे आशीष भाई ने। इससे पहले वो R3 का वेट कर रहे थे, तो भाई R3 का वेट करते करते उनको लगभग 2 से 3 साल हो गए थे। इससे पहले वो FZ25 चलाते थे, तो यामाहा फैन बॉय थे भाई, डाई हार्ड फैन थे यामाहा के। तो भाई जब यामाहा R3 नहीं आई 2-3 साल वेट करने के बाद, तो हमारे आशीष भाई ने सोचा कि भाई दूसरे प्रोडक्ट पे जाया जाए, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली जाए। R3 के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, जैसे निंजा 300 हो गई और इंटरसेप्टर 650 हो गई, ड्यूक 390 हो गई, डोमिनर हो गई। धीरे धीरे सारी बाइकों की उन्होंने टेस्ट राइड ली और सभी बाइकों को शॉर्ट लिस्ट किया। फाइनली उन्होंने भाई डिसीजन लिया कि हम लेंगे ड्यूक 390, क्योंकि उन्होंने भाई सारी बाइकों से उसको कंपैरिजन किया। मैंने भी उनकी काफ़ी हेल्प की कंपैरिजन करने में सारी बाइकों को। भाई आप 1 बाई 1 सारी बाइक चला के देखो, जो आपको पसंद आए आप वो लो। फाइनली उन्हें ड्यूक 390 पसंद आ गई BS6 मॉडल। आज हम करने वाले हैं गाइस इस बाइक का एक टेस्ट राइड रिव्यू, बेसिकली हॉनेस्ट रिव्यू। आपको बताएंगे भाई इस बाइक के बारे में कि ये बाइक चलने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे हैं और इसका रोड प्रेजेंस कैसा है, बाकी एक्सेलरेशन कैसा है और सीटिंग पोस्चर जो है वो कंफर्ट है या नहीं है, अभी भी वाइब्रेशन है या नहीं है। तो चलो चला के देखते हैं इस बाइक को और बताते हैं कि ड्यूक 390 अपने को इस टाइम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब कि 2022 में ड्यूक 390 अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं R3 के साथ, क्योंकि भाई R3 जो है क्या हुआ क्या हुआ टूल्स अभी देता हूँ। एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे भाई यामाहा R3 के साथ, क्योंकि हमारे आशीष भाई यामाहा R3 लेना चाहते थे, ले ली ड्यूक 390। तो क्या भाई 2022 में ड्यूक 390 लेना बेनिफिशियल है या नहीं, बस वही हम चेक करना चाहते हैं इस बाइक को टेस्ट राइड करने के बावजूद। बाकी R3 मैं ओन कर ही रहा हूँ, R3 के बारे में आप सबको पता ही है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है R3 पे। इससे पहले भी मैं एक RC 390 पे वीडियो बना चुका हूँ BS6 मॉडल पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसका जाके चेकआउट कर लेना। सो गाइस वीडियो का इंट्रो नहीं दिया, वीडियो का इंट्रो भी दे देते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ बहुत सारी बाइकें हैं। R3 कम से कम शायद 3 है, 1 2 3, अमित की, रजित की और मेरी। आशीष भाई चला रहे हैं हमारे R3, मैं चला रहा हूँ उनकी ड्यूक 390। यामाहा फैन बॉय चला रहा है KTM। वाओ, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बाइक इज़ वेरी गुड। यही तो चाहिए होता राइडर को यार, बंदा जब बाइक पे बैठे और गियर लगाए क्लच दबा के, तो उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशंस है ना वो बढ़िया आने चाहिए, बढ़िया आने चाहिए, बढ़िया बढ़िया बोले तो 1 नंबर। क्या बात है, वाइब्रेशन फ्री बाइक, वो भी KTM की, नाइस। राइडिंग पोस्चर तो भाई मेरे वाला ही है, जैसे मेरी बाइक का राइडिंग पोस्चर था ड्यूक 390 का, सेम वही राइडिंग पोस्चर है। सीट पहले से ज़्यादा सॉफ्ट है, हो सकता है आशीष भाई ने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है ना सीट में, तो उसकी वजह से ज़्यादा सॉफ्टर साइड लग रही है। और भाई हैंडल जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो चलाने में मज़ा आएगा, हाथ पैर भी दर्द नहीं करेंगे। और जो मेरी नी है वो बिल्कुल L शेप में है, मतलब कि ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हुए हुए, सीधे सीधे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई अपना पैरों में दर्द भी कम होगा, क्योंकि इस बाइक की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से पैरों में पेन कम होता है और बंदा बैठता भी बड़े अच्छे तरीके से है। थोड़ा सा खड़ा होकर देख लेते हैं बाइक पे। सस्पेंशन, वाओ, USD फोर्क है। USD फोर्क थोड़े हार्ड ही होते हैं यार, कंपेरेटिवली टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन होते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो होते हैं वो भाई काफ़ी सॉफ्टर साइड होते हैं USD फोर्क के मुकाबले। अब इसमें WP के सस्पेंशन दिए हुए,
तो WP वैसे ही बदनाम है अपनी हार्डनेस के लिए, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हैंडलिंग के मामले में भाई USD 4 की काम आता है। मान लो आपको ट्रैक पे बाइक चलानी हो या हाई स्पीड रनिंग करनी हो या हिल पे आपको जिगजैग चलाना हो बाइक को, तो वहाँ पर भाई USD 4 की काम आता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। हाँ जी, चलो अब अपन, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया भाई, ये ब्रांड न्यू बाइक है, रन इन पीरियड में है, तो इसको भाई अपन 6000 RPM पे, मतलब कि 6000 RPM से नीचे ही नीचे रखेंगे, बाइक को भगाएंगे नहीं। हाँ जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तब 6000 RPM से ऊपर हम चला के देख लेंगे, 6000 RPM से ऊपर चला के देख लेंगे। आज तो बड़े रीटेक ले रहा हूँ भाई, मैं ज़बान स्लिप हो रही है। खैर कोई बात नहीं भाई, कटिंग शटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही वीडियो को पूरा चलने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही शॉट में, मतलब कि एक ही शूट में, एक ही टेक में बहुत सारी लंबी वीडियो शूट कर दूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लॉन्ग से लॉन्ग टेक लूँ, लंबे टेक लूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन पर डाली प्रीमियर के वीडियो और कट हट तेरी भैंस की टाइट पर क्या बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, कुछ बोल तो सही, कुछ कहो तो सही, धे कटल ले कट। खैर कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। बाइक है भाई 5th गियर में और अब आ गई है 6th गियर में, मतलब फाइनल गियर में। स्पीड है भाई 66 km/h के आसपास और आगे लगा हुआ है स्पीड कैम, तो अपने को चलना पड़ेगा आराम से। वैसे भी हम सारे राइडर आराम से चल रहे हैं। आज मैंने इन सबको वार्निंग दे दी कि अगर आराम से नहीं चले ना ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा, तो ये सारे आराम से चल रहे हैं, देख सकते हो आप, कोई भी भगा नहीं रहा, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो भाई मैं बाइक को कर लेता हूँ 3rd पर और लोअर RPM देता हूँ बाइक में, बहुत कम RPM पे बाइक को चलाते हैं ये चेक करने के लिए कि इसमें जर्किंग है या नहीं है। अब 4थे गियर में मैं 37 km/h की स्पीड पे चल रहा हूँ और 2500 RPM के आसपास मेरी बाइक की जो है RPM लिमिट है, मतलब 2500 RPM तक तो बाइक में जर्क बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं 2nd गियर में हूँ। भाई साहब गियर शिफ्टिंग क्या काम कर रही है इसकी, इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो रही है ना, जिसके कहने की कोई हद नहीं है, जवाब नहीं है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। भाई KTM ने बहुत सारा काम किया है इंजन पे, कहने का मतलब ये है कि KTM ने ध्यान दिया है यार अपनी बाइक्स पे, ऐसा नहीं है। 2017 मॉडल जो था और ये जो 2022 मॉडल है भाई, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखो 5th गियर में चलने लग रहा हूँ और 4000 RPM भी पूरे नहीं है, बाइक में जर्किंग नहीं है, ठीक चल रही है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। और वाइब्रेशन भी भाई ना के बराबर है। और हैंडलिंग तो भाई इस टाइम इस बाइक की ऐसी हो रखी है ना जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि नीचे लगे हुए मैडसिलर के टायर, और मैडसिलर के टायर का भाई कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है यार। इस बाइक के अंदर भाई बहुत सारे स्वीट स्पॉट हैं आज के डेट में। पहले तो एक ही स्वीट स्पॉट हुआ करता था 17 मॉडल में, वो था आपका 6000 RPM पे। अभी बहुत सारे स्वीट स्पॉट आ गए इस बाइक में। स्वीट स्पॉट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई क्या होता है। देखो स्वीट स्पॉट वो चीज़ होती है, एक नॉर्मल एक स्पेसिफिक RPM रेंज पे जब बाइक स्मूथ चलती है ना टॉप गियर में, तो वो उसका स्वीट स्पॉट माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये 4000 RPM पे बाइक चल रही है स्मूथली, टॉप गियर के अंदर है, स्मूथली बाइक चल रही है। अभी ये भी इसका एक तरीके से स्वीट स्पॉट हो गया 5000 RPM में। मतलब जब तक वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा ना तब तक वो बाइक का स्वीट स्पॉट ही माना जाता है। और अभी देखो 5000 RPM पे मैं चल रहा हूँ, 5000 RPM पे बाइक स्मूथ चल रही है। अब थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। इंजन तो यार बहुत सारा टेस्ट कर लिया, मतलब ट्रांसमिशन और इंजन को तो बहुत सारा टेस्ट कर लिया हमने। अब थोड़ा ना ब्रेक वगैरह टेस्ट कर लेते हैं। तो साइड व्यू मिरर, मतलब रियर व्यू मिरर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और बाइक को थोड़ा सा लेते हैं 5000 RPM तक और ब्रेक टेस्ट करते हैं कि भाई इसके ब्रेक कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गजब भाई गजब यार, ब्रेक के मामले में KTM माइंड ब्लोइंग है भाई, कोई मुकाबला नहीं है ब्रेक के मामले में। बाकी भाई 2-3 प्रॉब्लम्स मेरे को लगती थी KTM के अंदर, वो अब नहीं लगती। और भाई जैसी RC 390 BS6 वाला मॉडल चल रहा था ना, जिसका मैंने पहले रिव्यू किया था, सेम वैसी ही परफॉर्मेंस है बाइक की, सेम वैसे ही रोड प्रेजेंस है, सेम वैसे ही वाइब्रेशन लेवल है, सेम वैसी गियर शिफ्टिंग है। बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि यार लेने लायक चीज़ है, फ़िलहाल तो लेने लायक चीज़ है। हाँ ये है कि जब मैंने ली थी उस टाइम पे 2,53,000 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग थी। अभी भाई बहुत महंगी हो गई है बाइक, 3-3.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है। तो ब्रेक टेस्ट कर लिया अपन ने, ट्रांसमिशन चेक कर लिया, इंजन का जो वाइब्रेशन लेवल है वो चेक कर लिया,
राइडिंग पोस्चर तो आपने भाई देख ही लिया, बिल्कुल अपराइट राइडिंग पोस्चर है। सीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सीट जो है बिल्कुल कंफर्ट है लॉन्ग राइड के पर्पज़ से। अगर कंफर्ट ना लगे तो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवा लेना सीट में, और उसके बाद जो है सीट कंफर्ट हो जाएगी। टायर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई टायर जो है मेडजेलर के लगे हुए हैं, मेडजेलर का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी भाई माइलेज की बात करें तो माइलेज डिपेंड करता है अपने ऊपर, राइडर के ऊपर माइलेज डिपेंड करता है। मैं अगर अभी बाइक को उल्टा सीधा खींचने लग जाऊं तो भाई माइलेज मेरी बाइक का 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बाइक को फर्स्ट सर्विस तक वेट करूं कि भाई जब मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विस हो जाएगी उसके बाद मैं इसको खींचूँ या भगाऊँ, तो भाई फिर कोई जल्दी से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक इंजन मतलब स्ट्रांग हो चुका होता है। वैसे तो यार लिक्विड कूल इंजन है, इसमें कोई मतलब बाउंडेशंस नहीं होती या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यार आप इसने मतलब आरपीएम बैंड से ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन माने जाते हैं भाई, और होते भी हैं, क्योंकि अभी तक लिक्विड कूलिंग से ऊपर कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है इंजन के मामले में। ऑयल कूल्ड आता है, एयर कूल्ड आता है, लिक्विड कूल्ड आता है, तो लिक्विड कूल जो है वो लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। तो इस चीज़ को लेके भाई लिक्विड कूल जो है वो नंबर 1 टेक्नोलॉजी मानी जाती है। बाकी भाई सस्पेंशन के बारे में आपको बता रहा था कि सस्पेंशन भी थोड़ा सा हार्डर साइड है, लेकिन नो डाउट चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे आशीष भाई ने ड्यूक 390 क्यों सिलेक्ट की, हालांकि उनके पास निंजा 300 का भी ऑप्शन था। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, निंजा 300 जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, हालांकि बाइक बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डुअल सिलेंडर इंजन बाइक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यार उसमें थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी है। अब हमारे जो आशीष भाई हैं उनका वेट है भाई लगभग 90 kg के आसपास, और वो भाई एक बॉडी बिल्डर भी हैं, जिम ट्रेनर भी हैं। तो वो जब निंजा 300 पे बैठे तो 130 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत कम हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि यार बाइक चलते चलते ना ज़मीन पे लग सकती है। और भाई ये हकीकत बात भी है, उनके वेट पे अगर वो चलाते हैं बाइक को तो बाइक जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगी 110%। दूसरा, वो अपनी वाइफ के साथ भी मतलब ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो अकेले ट्रैवल नहीं करते, तो इसलिए उनको हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली एक बाइक चाहिए थी। उसके बाद भाई उन्होंने निंजा 300 को मतलब मना ही कर दिया कि यार शानू भाई नहीं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, हालांकि बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बाइक है। R3 अगर नहीं है तो निंजा 300 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब बोला कि यार ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से मैं इस बाइक को ले नहीं पाऊँगा। उसके बाद उन्होंने भाई डोमिनर को चेक किया, डोमिनर भी उनको खास पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी हैंडलिंग में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम लग रही थी। तो उन्होंने कहा यार बाइक की हैंडलिंग उतनी निम्बल नहीं है जितनी ड्यूक 390 की है। उसके बाद भाई उन्होंने इंटरसेप्टर 650, वो मीटियोर 650 का भी वेट कर रहे थे कि भाई मीटियोर 650 आ जाए, लेकिन भाई मीटियोर 650 का तो आता पता ही नहीं है कब आएगी। हालांकि इंटरसेप्टर 650 अभी अवेलेबल है, उन्होंने इंटरसेप्टर 650 की टेस्ट राइड ली, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ। इंटरसेप्टर 650 की उन्होंने टेस्ट राइड ली, तो इंटरसेप्टर 650 जो है भाई बाइक बढ़िया, कोई इशू नहीं है, लेकिन यार आप उसे ऐसे जिगजैग नहीं चला सकते, उसको आपको सीधा सीधा ही चलाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेट रोड के लिए या हाईवे के लिए परफेक्ट है, बट अगर आप जिगजैग करके चला रहे हो तो उसमें फिर मज़ेदारी वाली बात नहीं आती। फाइनली ये सारी बाइकें चेक करने के बाद उन्होंने भाई ड्यूक 390 लेने का डिसाइड करा कि भाई ड्यूक 390 लेते हैं अपन। ड्यूक 390 में उनको कोई कमी नहीं लगी नहीं। दूसरा, ड्यूक 390 भाई मैंने भी उनको सलाह दी 390 लेने की कि आप 390 ले लो यार। BS6 मॉडल मैंने चला रखा है RC 390 का, वो मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी ठीक बाइक है। तो हो सकता है ड्यूक 390 भी सेम वैसा ही परफॉर्मेंस है और वैसी ही स्मूथनेस हो उसके अंदर भी। तो भाई मेरे कहने पे उन्होंने ये ड्यूक 390 उठाई है, मैंने उनको मतलब एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। अब भाई उन्होंने लगभग ये बाइक 700 किलोमीटर के आसपास चला दी है, अभी तक तो भाई कोई शिकायत आई नहीं है। टचवुड आने वाले टाइम में भी शिकायत ना आए। ये टेस्ट राइड रिव्यू भी दे रहा हूँ भाई, एक ऑनरशिप रिव्यू भी दे रहा हूँ, दोनों मिक्स करके दे रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी ना आदत नहीं है कि मैं किताबी कीड़ा बन के आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि इसमें फलाना है ढिमकाना है, ये वो बनाता हूँ वैसी वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेसिफिकेशन फीचर वाली। लेकिन यार एक टेस्ट राइड रिव्यू जो है ना वो एक देसी लैंग्वेज में होना चाहिए अपनी, कि भाई आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैं ड्यूक 390 चला रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर क्या क्या खामियां लग रही हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ लग रही हैं वो सब मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वो बताना ज़रूरी है। तो मैं कोई भी बाइक का रिव्यू करता हूँ तो उसको अपने पर्सनल लेवल पर ले जाके उसका रिव्यू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कि किताबी कीड़ा बन के मैंने एक्सप्लेन कर दिया फलाना है ढिमकाना है ये है वो है, तो भाई वो सब अपने दिमाग में होता ही नहीं है। और ना ही अपन झूठ वूठ बोलते हैं, अपने को ये सब सूट नहीं करता झूठ वूठ बोलना। अपने को भाई सिंपल सादी लैंग्वेज में सिंपल सादी चीज़ें बतानी होती हैं और वो हम बता भी देते हैं। तो भाई कहने का मतलब यही है कि अगर जो भाई 2022 में
अपना ड्यूक 390 लेना चाहता है तो भाई वो दिल खोल के आराम से ले सकता है, विदाउट एनी टेंशन ले सकता है, खुश होकर ले सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस पर 3.5 लाख रुपए आराम से लगा सकते हो। अब देखो यामा R3 की बात करूँ तो भाई R3 जैसी बाइक 300 सीसी कैटेगरी के अंदर आज तक बनी नहीं है भाई, और मुझे लगता नहीं है कि आगे भी बनेगी। उस बाइक की भाई बातचीत ही अलग है। आप सोचो 2019 में मैंने बाइक ली थी, वो मतलब 2019 में मैंने बाइक ली थी और 2022 आ गया, अभी तक मुझे उसे बेचने का भाई बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। वो पहली बाइक है जिसको मैंने इतना लंबा चलाया है, ठीक है। R3 को मैंने सबसे लंबा चलाया, हालांकि मेरे पास 16-17 बाइकें रह चुकी हैं, किसी भी बाइक को मैंने साल 1.5 साल से ऊपर नहीं रखा। R3 पहली बाइक है जिसको मैंने 3-4 साल रख लिया, और अभी भी रखने का मन है भाई, बेचने का मन ही नहीं है। क्योंकि यार R3 एक ऐसी बाइक है जो डुअल सिलेंडर इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, हैंडलिंग बढ़िया है, और रेव बैंड उसके 13,000 है, पूरे रेव बैंड पे मतलब रेड लाइन मारती है, पूरे रेड लाइन मारती है वो। अगर 13,000 उसमें दिए हुए ना तो 13,000 तक ही रेड लाइन मारती है वो। और भाई बहुत निम्बल हैंडलिंग है और बहुत फ्लिकेबल बाइक है। कहना है मतलब ये कि भाई मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। लेकिन अभी KTM को अगर हम R3 से कंपेयर करें ना तो भाई KTM ने इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ मतलब इम्प्लीमेंट्स कर लिए हैं कि आप R3 अगर नहीं आ रही तो आप ड्यूक 390 ले सकते हो। देखो यार हमारी इतनी एज नहीं है कि हम RC 390 चलाएं या झुक के बाइक चलाएं, अपनी इतनी एज नहीं है। हर बंदे की एज अलग अलग होती है, तो तुम मानते हो, और हर बंदे की चॉइस भी अलग अलग होती है। RC 390 अगर ऑप्शन है आपके पास, आप झुक के चला सकते हो, थोड़ा लीन होकर चला सकते हो, तो आप RC 390 पे जा सकते हो। और अगर आप अपराइट बैठना चाहते हो, कंफर्टेबली बैठना चाहते हो, तो भाई आप ड्यूक 390 पे जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको ड्यूक 390 के बारे में एक्सप्लेन की। बाकी आपको भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आजकल भाई इंस्टाग्राम पे अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत रंग भी ला रही है। हमारे फॉलोवर्स जो हैं वो डे बाई डे तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरीके की पोस्टिंग होती है। किसी भी बाइक के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाना, वहाँ पर बहुत सारी बाइकों की इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है, पोस्टिंग की हुई है। ठीक है, मुझे भी किसी बाइक की कोई वीडियो शूट करनी होती है, स्पेसिफिकेशन या फीचर देखने होते हैं, तो मैं भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल पे एक्सप्लोर करता हूँ, चेक करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भाई एक छोटी सी चीज़ में मिल जाती है, एक फ़ोटो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाइक वाले .com या bike.com खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हैंडल पसंद आए तो भाई आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।